मैं हूं अंजू डुकानिया और आज हमारे चैनल पर हमारे साथ एक विशेष अतिथि है। और आज का हमारा जो कार्यक्रम है उसका नाम है 360 डिग्री। जी हाँ, ये एक नया कार्यक्रम है और आज जो हमारे साथ अतिथि यहाँ उपस्थित है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी ये एक रस्म है तो मैं नाम बताना चाहूंगी आपको। उनका नाम है अशोक पाथिया। जी हाँ, और ये बहुत ही स्थापित एक्टर हैं। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में, नाटकों में और टीवी सीरियल्स में काम किया है और ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी काम किया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले चलते हैं और अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। नमस्कार नमस्कार। अशोक जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच जी पर। जी। जी, आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। वेरी हैप्पी जी, टू आपका कनेक्ट। बचपन है सर। जी सर, मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं आपको सुनना चाहेंगे। तो मैं जो जितना भी आपके बारे में मैंने जाना और पढ़ा है, तो ये पढ़ा है कि आपने अपनी जर्नी जो है बॉलीवुड में 1983 से शुरू की थी, राइट? तो मैं सर ये जानना चाहती थी कि जो आपका अभिनय का जो ये शौक है, ये क्या आपको बचपन से था और आपको परिवार से, अपने अभिभावकों से कितना सपोर्ट मिला? अ, अ, मैं तो काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी। तो मैं तो कोई था भी नहीं इससे पहले, मेरे से पहले। जी। हाँ, ये जरूर है कि मुझे फॉलो जरूर कर रहे हैं बच्चे अभी। जी। अ, मुझे अभिनय का शौक, मैं अगर याद करूं तो मुझे अभिनय देखने का शौक बहुत था। अच्छा। मैं इतना ज्यादा मतलब कहीं पे भी, सड़क पे भी अगर कोई मदारी कोई खेल दिखा रहा है तो मैं उसे देखने रुक जाता था। तो मैं देखने का बड़ा शौकीन था। मुझे ऑब्जर्वर। अभिनय के, मैं ऑब्जर्वर, और खुद अगर अभिनय में जाऊंगा ये नहीं सोचा था मैंने। लेकिन एक अंदर वो होता है कि आप क्यों देख रहे हैं इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेके। और मैं घंटों घंटों खड़ा रह के वो मदारी का खेल देखता था, या कहीं कोई प्ले हो रहा है, या कहीं कुछ भी कोई ऐसा एंटरटेनिंग, या फिर कोई दिमागी इस तरह की चीजें हो रही हैं तो मैं उसे देखने, या कोई ग्रुप मीटिंग हो रही है तो वहां पहुंच जाता था। तो शायद मुझे देखने का शौक बहुत था। जी। और उसके साथ साथ धीरे धीरे मैं अच्छा, फैमिली को कुछ भी नहीं था। हम तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे। जी सर। राजस्थान के रहने वाले हैं, उदयपुर का रहने वाला हूँ। जी। पढ़ रहा था मैं अपनी स्टडी बीकॉम, जैसे कि हर परिवार में होता है राजस्थान में कि भैया अपने ही बिजनेस में अपना ही धंधा करो। तो जी। मैं भी उसी तरह से। और लेकिन एक बार की बात है, वहां पे एक छोटा सा ग्रुप था, त्रिवेणी नाम का, त्रिवेणी नाट्य संस्था। जी। तो मेरा एक दोस्त कहता है वहां चलते हैं और देखो तुम्हें कैसा लगता है। तो मैं वहां चला गया, एंड बिलीव मी दैट वाज द डे, अंजू जी। जी। एंड टुडे मैं इसमें रम गया। वो दिन था, एक चौराहे पे खड़ा हुआ था मैं। चौराहे से मेरा दोस्त से उस जगह ले गया, और जी। वो जो गुरु मिले, वो गुरु हाँ। कमाल के गुरु मिले। और फिर मैं रुका नहीं। फिर आपने फिर पीछे बस मुड़कर नहीं देखा? ही देखा। और शाम के 6 बजते और मुझे लगता है कि मुझे कोई ऐसी शक्ति मुझे उस तरफ खींच रही है। जी। और मैं, घर में भी कोई काम हो, डांट पड़ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ये सर। इतना ज्यादा उस तरफ अट्रैक्ट रहता था, मैं चला गया। एंड देन मेरा थिएटर करियर वहां से शुरू हुआ। जी। नाटक ना बहुत था वहां पे, उस ग्रुप के अंदर नाटक हम पढ़ते थे, खूब नाटक पढ़ते थे। धीरे धीरे हम लोग नाटक करने लगे। फिर नाटक के जितने भी आयाम होते हैं जी। उसके बारे में बात करना। और बहुत ही सहज तरीके से हम लोग रहते थे, एक ऐसा जैसे परिवार की तरह। जी। एक वो कहते हैं ना कि उस समय ऐसा लगने लगा था कि जैसे साथ में तो कई चल रहे हैं, मगर साथ पाकर त्रिवेणी वालों का मजा आ मजा आ गया। गया, मजा आ गया। तो उस तरह से हमें, मुझे मजा आने लगा। मजा आने लगा, धीरे धीरे मैं रम गया। रम गया और मुझे नाटकों में
एक्टिंग करने का मौका भी मिलने लगा। जी सर। मैं एक ऐसे समय पे जब खूब 10, 12, 15 नाटक मैंने कर लिए थे, जी तब अंजू जी एक कमाल की बात है कि मैं स्टैग्नेंट फील करने लगा। जी छोटे शहर का हीरो बन गया। बिल्कुल। कुछ पान की दुकान पे खड़ा रहने लगा। मुझे सब पहचानने लगे, कहते हैं देखा, और मुझे लगता है कि मुझे सब पहचानते हैं, लेकिन शायद ना भी पहचाने। पर वो स्टेगनेंसी ऐसी आई कि अब मुझे वो शहर छोड़ना, मुझे आगे बढ़ना जी था। और आगे बढ़ने के लिए मेरे पास कोई, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। जी और मैं हर एक व्यक्ति के पास जाता था कि मेरे को कहीं बाहर ले जाओ, कहीं बाहर ले जाओ, मुझे इस विधा के अंदर आगे जाना वो है। एक बेचैनी थी आपके अंदर कि मुझे जबर कुछ करना है, जबर मुझे आगे बढ़ना है। जबरदस्त बेचैनी थी। जी और मैं सोच भी नहीं पाता हूं कि मैं उस परिवार से होते हुए भी जी कैसे इस तरफ इतना ज्यादा, मुझे कौन सी ऐसी चीज थी जो खींच रही थी। खैर, अच्छा, या तो थोड़े नाटकों का सक्सेस भी है, थोड़ा सा लोग पसंद करने लगे, तालियां बजने लगी। जी वो सब आपके साथ तो वो नशे की तरह शुरू हो जाता है, एक तरह से कि बिल्कुल। आप उस थिएटर के अंदर रम जाते हैं और 24-24 घंटे वही काम करना, तो मुझे लगता है कि फिर पूरी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाता है। बिल्कुल। तब जाकर मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में पता चला। जी पता चला तो कहते हैं कि अभी यहाँ तो बहुत टफ होता है, इंटरव्यू होते हैं, हाँ रिटर्न टेस्ट होते हैं, और हाँ बहुत ही टफ एडमिशन है, मतलब अ, आप कहाँ जा पाए। हाँ, वो अपनी पहुंच से ऐसा बाहर की सभी ने चीजें होती डिस्करेज हैं। किया जी जी थे, और सभी लोग डिस्करेज कर रहे थे। लेकिन एक दिन मेरे पास एक टेलीग्राम आया। जी वो था चंडीगढ़ से। वहां पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर था। विलास जानवे वहां पे चंडीगढ़ में पीआरओ थे, हमारे बचपन के मित्र थे, वो वहां गए हुए थे नौकरी कर रहे। उनका टेलीग्राम था कि यहाँ एक डिपार्टमेंट है। जी उसे भी पता था कि बाहर जाना है, यहाँ एक डिपार्टमेंट है, तो तुम आ जाओ। और 7 दिन और हैं, इंटरव्यूज हैं, स्कॉलरशिप मिलेगी 200 रुपया, रहने को यहीं पे मिलेगा, और पूरे साल का 2 साल का कोर्स है, जहां से अनुपम खेर और ये लोग पहले अच्छा, उन कर लोगों ने किया है। वहां से कोर्स किया हुआ था। जी जी बस मेरे को रास्ता मिल गया और मैं ट्रेन पकड़ी और मैं वहां पहुंच गया, चंडीगढ़ पहुंचा। जी मैंने कुछ 67 स्टूडेंट्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था इंटरव्यू में। शायद मुझे याद है कि मैंने टॉप किया था, और वाह, मुझे वहां, हाँ, ये और तो मुझे वहां होना ही था, एडमिशन। आप इतने मंझे हुए कलाकार हैं, आपका सिलेक्शन तो टॉप में होना ही था सर। जी बताइए। 200 रुपए स्कॉलरशिप मिल गई, और मैं शायद लौटा भी नहीं था वहां से। वहीं से क्लासेस भी शुरू कर दी थी, मैं वापस घर नहीं आया। एंड दैट वाज द डे, मैं आज तक की जर्नी शुरू कर दी थी मैंने, अपने नाटकों की जर्नी, अपनी कला की जर्नी, अपने थिएटर की जर्नी, जी अपने आर्ट की, अपने गुरुओं के साथ रहना, अपने नाटक को सीखना, अपने नाटक की तरफ, हर चीज कला की तरफ अपनी रुझान जो है वो मेरा जी शुरू। जी तो ये एक वो डिपार्टमेंट जो है, उसने मुझे बहुत कुछ दिया। उसके बाद 1 साल वहां मेरा हो गया। लेकिन मुझे क्या हुआ था कि हमारी यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी जो थी, वो रिकॉग्नाइज नहीं थी, अच्छा और मुझे प्रोविजनल एडमिशन मिला हुआ था। अच्छा। और बिलीव मी, 7 महीना हो गया था, जी सर। और मेरी फीस जमा नहीं हुई थी। मैं वहां काम कर रहा था, स्टूडेंट था, जाता था, क्लासेस में जाता था, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिली थी, ओ और एडमिशन भी कंफर्म नहीं हुआ था। जी एक नाटक था, इडिपस, किंग इडिपस, हम्म। और किंग इडिपस में मैं इडिपस का रोल कर रहा था। आपको मालूम है, इडिपस के बारे में शायद जानकारी हो, जी ग्रीक ट्रेजेडी है। जी और मैं इडिपस का रोल कर रहा था, और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के वो देखने आए।
एंड मेरा फोकस बहुत था उस कैरेक्टर को करने के लिए. जी आई वॉज प्लेइंग एंड ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ माई परफॉर्मेंस. एंड उसने कहा कि ये लड़का कौन है, तो हमें मिला ही है. तो कॉरिडोर में उन्होंने मुझे बुलवाया. हमारे डायरेक्टर थे कुमार वर्मा, उन्होंने मुझे इमीडिएटली किसी को भेजा, उसको बुला के लाओ. एवी मेट. तो उसी दौरान कहते हैं हाँ ये एक्टर तो बहुत अच्छा है लेकिन इसका एडमिशन नहीं हुआ है. जी हमारे कुमार वर्मा ने कहा कि व्हाट व्हाई, दिस इज दैट इज उदयपुर यूनिवर्सिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. हम्म एंड बिलीव मी, कुछ एक हफ्ते के अंदर उदयपुर यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रिकॉग्नाइज हो गई और मैं वहां का स्टूडेंट हो गया और मैंने फीस जमा कर दी. जी सर और मेरी फीस जमा हो गई एक हफ्ते के अंदर अंदर. मेरी फीस जमा हो गई और फिर मुझे एक साल के अंदर वो पूरा कोर्स. उसी दौरान मेरे बारे में दिल्ली ड्रामा स्कूल में पता लगने लगा कि एक स्टूडेंट है वहां पे, अशोक क्या, जो अच्छा काम कर रहा है. जी सर तो मेरे कुमार वर्मा जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे को दे दिया, कहा कि चंडीगढ़ दिल्ली में आपने फॉर्म भर लीजिए. जी सर मैंने कहा ठीक. एक साल पूरा होने वाला था, मैंने फॉर्म भरा और मेरा इंटरव्यू हुआ और रिटन टेस्ट हुआ और मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में एडमिशन हो गया. अब वाह वो 3 साल का, 3 साल, जी हाँ 3 साल का एलएलबी कोर्स था. एनएसटी जी सर 3 साल का था, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई. तो दिल्ली में मेरा एडमिशन हो गया एनएसडी में. यस सर और बस 3 साल वहां गुजारे. और इसी बीच हमारे वहां एक डायरेक्टर आए थे, जॉन क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया से. जॉन क्लार्क उनका मैं जॉन क्लार्क, और उनका मैं मेन एक्टर था. थॉर्नटन वाइल्डर्स का एक प्ले था स्किन ऑफ आवर टीथ, अच्छा और मैं उनका, जी हाँ, मैं मेन एक्टर था. बड़ा मजा आया उनके साथ काम करते हुए, उनसे मित्रता भी हो गई. ऐसे ही चलते चलते पूछ लिया था कि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए क्या किया जाना. वो एक वहां पे एक इंस्टीट्यूट है, नायडा, नायडा नेशनल, नायडा, एनआईडी नेशनल, NIDA, यस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया. जी तो वहां पे भी वही डिप्लोमा होता था. तो मैंने कहा कैसे आते हैं, क्या है, स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं होता है. आई वाज जस्ट आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन. हम्म क्या मतलब हम लोग आ सकते हैं क्या? तो क्या हाँ, हिंदुस्तान से एक्सचेंज का एक प्रोग्राम है, उसके तहत आ सकते हैं. एंड देन आई फिल द फॉर्म. जी क्योंकि जैसा कि आपको पता है, ड्रामा स्कूल करने के बाद हम कई लोग मतलब अपने शहरों में कम काम करने जाते हैं. जी थिएटर कर लेते, लेकिन अपने शहरों में अपॉर्चुनिटी नहीं होती. उसकी वजह से हम लोग वहां नहीं जाते और हमारा रास्ता बंबई की बिल्कुल सही कहा आपने तरफ है. लेकिन क्या करें, मुंबई एक ऐसी जगह है जहां आपको रास्ते मिलते हैं. आपने जो कुछ सीखा है वो आप वहां एक तरह से प्लेटफॉर्म उसको मिलता कर है आपको वहां एक सकते हैं, प्लेटफॉर्म मिल सकता है. जी तो ज्यादातर अब, जबकि थिएटर करना चाहिए, जब इंटरव्यू होता है तो हम ठोक के बोलते थे कि नहीं नहीं, हम तो अपने शहर जाएंगे, हम तो थिएटर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. लेकिन क्या करें, अपॉर्चुनिटी नहीं होती. और वो अपॉर्चुनिटी ड्रामा स्कूल को क्रिएट करनी चाहिए. बिल्कुल जितने भी थिएटर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए छोटे छोटे शहरों में एक 1 साल या 2 साल के लिए वो जो सपोर्ट करना होता है नेशनल ड्रामा के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एक सपोर्ट दे देना चाहिए, ताकि वो 1-2 साल इस तरह से काम कर सके, इकोनॉमिकली करेक्ट हो, और अपना जो पैशन है वो उस शहर में, और जो कुछ सीखा है वो शहर को सिखा सके, शहर के स्टूडेंट्स को सिखा. तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम होगा. तो खैर मैंने चिट्ठी लिखी वहां पे सिडनी, और उन्होंने कहा हाँ, हो सकता है. अच्छा देखिए मेरा एडमिशन हो गया वहां. वाह और मैं ड्रामा स्कूल 82 पास होने के बाद मैं सिडनी चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया. जी आई फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया कि मैं ओ वहां जा रहा था. जी हाँ, और अपने शहर का पहला स्टूडेंट था दैट जो, वाज योर प्राउड मोमेंट आल्सो वेरी प्राउड. एंड
पहला स्टूडेंट था जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया मेरे शहर का। तो फिर तो कई लोग गए, जी बड़ा मजा आया, गया और 1 साल तक काम करता रहा। जी। आने से कुछ 1 हफ्ता पहले, 6 या 7 दिन पहले, मुझे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा हुआ था कि वी आर दिस कंपनी कैनेडी मिलर एंड वी आर मेकिंग ए सीरीज ऑन बॉडी लाइन। तो बॉडी लाइन मैंने नहीं सुना था। मेरे को लगा कि मैं वहां पे योगा अच्छा करता था, कुछ फोक डांस बहुत अच्छा करता था, तो किसी ने देख लिया और मेरा नाम सजेस्ट कर दिया कि उस पे सीरीज बन रही है और हिंदुस्तानी एक वहां पे एक्टर है, उसको बुला लिया जाए। और बॉडी लाइन का वो कुछ इस तरह से, बॉडी लाइन से अर्थ वही निकाला मैंने। जी जी। मुझे नहीं पता, ये क्रिकेट से जुड़ी हुई बात है यार। खैर साहब, मैं चला गया मिलने उनसे। मैंने कहा 1 हफ्ता और है, टिकट रिटर्न टिकट था, चले हाँ जाते हैं। मैं मिला उनसे। उन्होंने बोला कि आप पटौदी को जानते हैं क्या? पटौदी का नाम सुना है? मैंने कहा जी हाँ, मैंने सुना है, पटौदी तो क्रिकेटर है हमारे और मैंने जी। खेलते हुए भी देखा है उनको। एंड मैं बोलता गया। उनके बाद थोड़ी सी देर मेरे को रोका उन्होंने, कहा कि वेट 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 अशोक, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पटौदी विच इज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पटौदीज फादर। और वो थे इफ्तिखार अली खान पटौदी। अच्छा। इंग्लैंड से क्रिकेट खेलते। मैंने कहा कि ओ आई नेवर हर्ड अबाउट हाँ इट। इस बीच हम उनके कैबिन पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी दीवार पे फोटो दिखाया कि इनको ये है इफ्तिखार अली खान पटौदी। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये खेलते थे? कहते हाँ, इंग्लैंड से खेलते थे। कहते ये रोल है और हम एक सीरीज बना रहे हैं 13 एपिसोड की, और हम चाहते हैं कि आप इसका ऑडिशन दें। जी। मेरे मैं तो मतलब कह रहा था कि क्या कैसे होगा ये, मतलब ऑडिशन दूंगा या कैसे? उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा दी। स्क्रिप्ट पकड़ा, उसमें 2 पेज का पूरा सीन था जी। और कहा कि ब्रिटिश एक्सेंट चाहिए। अच्छा। ब्रिटिश एक्सेंट चाहिए? मैं कहां से, मेरे को पता ही नहीं, मैंने सुना भी। नो नो नो, वी यू हैव टू, आई मीन, कम विद ब्रिटिश एक्सेंट। और आप सुनिए, ये कमाल का, डेस्टिनी भी कोई चीज होती है, जबरदस्त। मैं जब सेकेंड ईयर में था, ड्रामा स्कूल एनएसडी, तो हम गए थे उडुपी, जी। साउथ में। वहां पे एक ऑस्ट्रेलियन मिला था, उसका नाम था मार्क गूल्ड, और वो दोस्त बन गया था मेरा। उससे मैं टच में, वो दिल्ली आया तो उसके पास रहने को जगह नहीं थी, मैंने कुछ हेल्प कर दी थी उसको रहने के लिए, और हम दोस्त बन गए थे, अच्छे दोस्त बन गए थे। जब मैं सिडनी पहुंचा हम्म। तो मैंने उससे कनेक्ट जी। कनेक्ट किया। और जब मैं लौट रहा था और मैंने कहा कि ऐसा ऐसा एक ऑडिशन आया है, तो उसने कहा कि, मैंने कहा ब्रिटिश एक्सेंट चाहिए, कि गिव मी द स्क्रिप्ट। मैंने उसे एक स्क्रिप्ट दी। उसने एक ब्रिटिश एक्टर को बुलाया, जी। ब्रिटिश एक्टर आया और उसने मेरे को पूरा सीन ब्रिटिश एक्सेंट में करके सुनाया। जी। और पहले कैसेट हुआ करती थी, हाँ। कैसेट में भर उसने। मैंने दिन रात उसे सुना। 2 दिन के बाद इंटरव्यू के लिए गया, ऑडिशन के लिए। और जब मैंने पूरा खत्म किया, और आई वॉज सेलेक्टेड फॉर दिस सीरीज। वाओ, दैट्स ग्रेट। जी हाँ, जी हाँ, बहुत कमाल की बात है। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा मोड़ है वो, बहुत बड़ा मोड़ है मेरी जिंदगी का, बहुत करियर का। एंड देन आई स्टेट बैक फॉर ईयर, उनके साथ काम किया। जी। काम करने के बाद बॉडी लाइन में इंडिया में भी टेलीकास्ट हुई, वो 2 बार हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है। अच्छा। इंडिया में एज एन एक्टर, वहां पे टेलीविजन पे मेरा नाम आने लगा, लोग देखने लगे, मैं सो कॉल्ड एक सेलिब्रिटी सा होने लगा वहां पे। जी। और बड़ा मजा आया। और मैं 1 साल करके वो करके लौटा, और फिर मैं यहाँ पे मुंबई में, जी। सीधा मुंबई मुंबई में काम करने लगा। और फिर आज तक मैंने कई सीरीज,
कई फिल्म्स, कई टेलीविजन, कई एड, आपने किए हैं उस जी। पिछले 35 वर्षों से लगातार लगातार, और थिएटर नहीं छोड़ा मैं। जी, थिएटर में तो आप अभी भी काम कर रहे हैं सर, अभी भी आपकी काम यात्रा जारी है इसकी। की बिल्कुल, और जारी रहेगा। जी थिएटर कभी नहीं छूटेगा मेरे से, ना छोड़ूंगा मैं। और अभी भी तैयारी में हूँ। जी मेरा प्लान है एक बहुत बड़ा, शायद रिवील करूं या ना करूं, पर फिर भी कह देता हूं यहाँ पे, कोई बात नहीं। अ, मैं एक कोशिश में हूं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, जी आप तो नेपाल से हैं, जी सर। नेबरिंग कंट्री चिल्ड्रन फोक थिएटर फेस्टिवल इंडिया में मैं कर रहा हूँ। अच्छा। जी हाँ। अ, मलेशिया है, श्रीलंका है, कोरिया है, और जी। नेबरिंग कंट्रीज जितनी भी हैं उनके 20 कंट्रीज के स्टूडेंट्स को यहाँ पार्टिसिपेट करें, और वो चिल्ड्रंस हो, हम्म। चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल, उनका फेस्टिवल करने का मन है, जो कि जी मैंने प्रपोजल बना रखा है। जी आई एम सर। लुकिंग फॉर स्पॉन्सरशिप एंड ऑल, और बहुत जल्दी मैं वो काम कर रहा हूँ, और हो जाएगा वो, मुझे लगता है। इसी बीच मैंने चाणक्य नाम का एक नाटक 21 साल से अमात्य राक्षस में कैरेक्टर करता हूँ मनोज जी जोशी के साथ। वो पिछले 21 साल से एक ही रोल मैं कर रहा हूँ। और फिर मैंने जलियांवाला बाग एक नाटक डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस जी। किया। और एक नाटक अभी अभी रिसेंटली जयपुर जवाहर कला केंद्र के साथ मिलके मैंने किया है, जिसका नाम है महापरमवीर। महापरम जी। राजस्थान, जी हाँ, महापरमवीर, राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता और महावीर चक्र विजेता जो हैं, उनके 6 फौजियों की कहानी मैंने मंच पे सुनाई है। जी बहुत हाँ। ही। और जी हाँ, बहुत बढ़िया गया। 14 अगस्त को उसका प्रीमियर था जयपुर में, वो नाटक मैंने किया। सर ये बहुत जी हाँ। अच्छी बात है कि आप जो रंगमंच पे जो अभी नाटक जो कर रहे हैं उसमें आप इतिहास को लेके चल रहे हैं जिसको लोग भूलते जा रहे हैं, और हमारे देश के वीरों का जो बलिदान है वो जी मतलब एक मोमेंट्री हो गई है वो चीज। तो उस चीज को आप लोगों को याद दिला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है जिसे बहुत कम जी लोग जी, फॉलो करते हैं। तो और बिल्कुल। जी जी सर। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत ही सही कह रही हैं कि मतलब फौजियों के बारे में किसी को जानकारी नहीं, नहीं है बिल्कुल। और उन्हीं ने हमारे देश को आजादी दिलाई है, उन अपनी जान दी है अपने देश के लिए, और जी उनको हम भुलाते जा। मुझे लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। जी उसके लिए हमारे हमारे कुछ फौजी मित्र हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की उसके अंदर, और जवाहर कला केंद्र वालों ने बहुत मदद की जी। कि आप आइए, हमारे साथ एक नाटक किया, और बहुत एक अच्छा। जलियांवाला बाग अपने आप में भी हिस्ट्री है, आप देख ये आप लीजिए। में हिस्ट्री है बिल्कुल। सिंह मैं जी के पुण्य मैंने की। यूट्यूब पे देखा था थोड़ा सा आपके जलियांवाला जी बाग का। तो जी देख के बोलते हैं ना गूज बम्स आ जाते हैं देख के, बहुत अच्छा। मतलब उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया था, एक एक कलाकार यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी जो थे ओ, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की उसमें, मैंने देखा। और हाँ, शायद आप ही का डायरेक्शन है ना उसमें। क्या है? जी वो बच्चा है ना, डायलॉग बोलता है, वो माँ पूछती है, वो रुमाल के अंदर मिट्टी भर रहा है, हाँ और माँ हाँ। पूछ जी की कर रहा है पुत्र? तो जी। कहता है कि मेरे देश के शहीदों की मिट्टी है माँ, इसे पैरों विच नहीं, माथे पे होनी चाहिए। नीचे। बहुत खूबसूरत लाइन थी। और जी। डॉक्टर सूरज प्रकाश ने वो नाटक लिखा। अच्छा। तो जी हाँ, और वो अभी भी चल रहा है, इन दिनों भी। अभी भी एक चल रहा नाटक है, हाँ जी, एक नाटक है फ्यूडल सिस्टम के ऊपर, है। जी। लोमड़ियां में, रिजवान जहीर उस्मान का लिखा हुआ, वो भी कंटिन्यू है मेरा। और अच्छा। परम महावीर शोज का भी अभी मैं इंतजार में हूँ। और एक नाटक और है, इन दिनों में जुड़ा हुआ हूँ जिससे, जिसका नाम है कर्ण। कर्ण। हाँ, महाभारत के पात्र कर्ण के ऊपर कर्ण के ऊपर। आधारित है। जी, उन पे आधारित है, और 3 लड़कियां मार्शल आर्ट जी। फॉर्म में इस नाटक को करती हैं। अच्छा। और उसका शो हम भोपाल, जबलपुर में करके आए हैं।
3 लड़कियां करीब 36 कैरेक्टर करती हैं, 36 हाँ, कैरेक्टर्स। और उसका डिजाइन ही ऐसा किया है, और करीब 6-7 लोगों की टीम है। जी तो सर। वो भी हम देश में इधर उधर घूम करना चाह रहे हैं, और कर भी रहे हैं। विदेशों में भी चाहते हैं कि उस नाटक के शोज हम करें। जी तो ये सारी जर्नी है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ा मजा आ रहा है। जी। और ये सब फिल्म और टेलीविजन तो खैर मैं कर ही रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरी एक सीरीज आई है, जुबली, आपने अगर देखी हो। उससे पहले फिल्में थी, अतरंगी रे अतरंगी है, 1983, यस। अतरंगी रे 1983। और अभी ये जुबली बहुत राज कपूर की जिंदगी पे एक सीरीज है। और अच्छा। साथ ही साथ 7 तारीख को नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है आर्चीज। आर्चीज। बस अभी 2-3 दिन के 2 बाद दिन के बाद। जी हाँ, कल उसका प्रीमियर है, और हम देखने जा रहे हैं, उसको प्रीमियर ये देखने जा हमारे रहे हैं। चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि और ये मूवी सब बहुत अच्छी जाएगी सर। की पूरी टीम को, जोया अख्तर उनके डायरेक्टर को जी बहुत शुभकामनाएं कि वो ये फिल्म बहुत चले। और जी सर। सब बच्चे हैं, शाहरुख की डॉटर हैं, और अच्छा। श्रीदेवी जी की डॉटर। जी हाँ, बड़ी ऐसी कास्ट है उसमें। तो अमिताभ जी के नाती हैं उसमें, ओके। अगर सत्य। तो ये फिल्म मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत, एक अलग तरह की फिल्म है। तो हम कल मतलब देख के यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है ये फिल्म। बिल्कुल जी। बिल्कुल यंग को रिप्रेजेंट करती है। बहुत क्योंकि ही इसमें बहुत सारे यंग खूबसूरत। बच्चे हैं ना, आपने बताया इसीलिए। सारे यंग बच्चे, मैं उनका अंकल बनाऊं, बेनी अंकल। जी। तो जी हाँ, वो बहुत एक मजेदार वो है। आपने थिएटर में भी काम किया है, टीवी में भी काम किया है, फिल्मों में भी काम किया आपने। तो आपका अनुभव तीनों में ही है, तो आपको बेस्ट कौन सा लगता है, थिएटर या एक फिल्म? कलाकार के, नहीं अंजू जी, कलाकार के लिए कोई, मुझे लगता है कि जब आप पात्र अभिनीत करते हो, जी कोई भी कैरेक्टर करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसमें फर्क महसूस करना चाहिए। और वह फर्क महसूस होता है, नहीं होता है। तो आपको वो कैमरा भूलना चाहिए, टेलीविजन हो चाहे फिल्म जी हो। और थिएटर में जब ऑडियंस आ जाए, जी सी एक टाइम का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जी क्योंकि उसी समय ताली मिलती है, उसी जी। समय वही मैं रिएक्शन, कह रही थी कि आपको प्रतिक्रिया तुरंत मिल जाती है उस पे। क्रिया तुरंत मिल जाती है, और उसका मजा है, अलग है। उसका एक जो किक मिलता है वो बहुत अलग है। अलग है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है, जी बहुत ड्रास्टिक। अगर आप एक एक्टर प्ले नहीं कर रहे हो, आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो ना, जी तो आप बहुत ज्यादा फर्क नहीं महसूस होगा। अगर आप एक्टर प्ले कर रहे हो, तो थोड़ा आपको, क्योंकि आप दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, दिल को कम कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन कैरेक्टर दिल से आता है, तब फिर उसमें वर्कआउट नहीं होता है। फिर जो कैरेक्टर है उसी के हाव भाव होंगे, उसी के एक्सप्रेशंस होंगे, उसी की बॉडी लैंग्वेज होगी। और जी। वो फिर ये नहीं देखता है कि कैमरा रखा हुआ है सामने या फिर ऑडियंस बैठी। तो आई हाँ। थिंक इज नो नो मेजर डिफरेंस। कोई डिफरेंट है ना। जी जी। बिल्कुल सही बात कही आपने। और वैसे तो थोड़ा मुश्किल है थिएटर पे मुझे लगता है काम करना, क्योंकि उसमें कोई रीटेक नहीं होता है। हाँ हाँ, लेकिन आपकी रिहर्सल्स बहुत होती है। रिहर्सल्स होती आप रिहर्सल्स होती है, महीना 15 दिन रिहर्सल करते हैं आप, इसीलिए करते हैं रिहर्सल कि आपका कोई रीटेक नहीं होगा वहां पे, है ना। है। आपको, और सी एक एक्टर के लिए टेक्स्ट याद करना बहुत जरूरी जी है। मतलब मुझे अभी लगने लगा है कि बेस टेक्स्ट होना चाहिए एक एक्टर का। वो टेक्स्ट याद कर लेता है। कॉमर्शियल थिएटर ऐसा ही है, जी चाहे मराठी हो, गुजराती हो या बंगाली हो। जी उसमें टेक्स्ट पहले होता है, उसके बाद कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद दूसरी चीजें होती हैं। तो एक एक्टर को, मुझे लगता है सबसे पहले टेक्स्ट याद करना चाहिए, तभी उसका वो कंफर्ट जोन आ जाता है। फिर वो रिहर्सल्स जब करता है तो एक्सप्लोर करने लगता है, बहुत सारी जी। चीजें एक्सप्लोर करना। नहीं तो लाइनों में जब उलझा रहता है एक्टर, हाँ। तो वो फिर चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। तो सर, जब आप तो मुझे, फिल्मों में शूटिंग जब आप लोग करते हैं तो उस समय भी तो अपने डायलॉग्स याद करने होते हैं। जी बिल्कुल, अरे वही, जब तक आप टेक्स्ट याद नहीं करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। अच्छा नहीं और होगा। याद होता है तो आप
इतने सहज हो जाते हैं उसमें, परफॉर्मेंस में सहज हो जाते जैसे आपने बॉलीवुड में इतना काम किया है सर, तो जैसे इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया है, तो कभी आपको ऐसे कभी कोई किसी कलाकार के साथ शूट करने में कोई नर्वसनेस महसूस हुई कभी? हैं। शुरू तो होती है, आप मतलब पहले जब शॉट पे जाते हैं उससे पहले पहले होती है, और मेरे को तो चाणक्य में आज भी होती है। जी 21 साल हो गए काम कर तक को मंच पे आने पे, तब अभी भी होती है। लेकिन वो नर्वसनेस इतनी अच्छी होती है, वो आपको इतना ज्यादा अपने अंदर एक कैरेक्टर को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करती है वो नर्वसनेस। तो और थोड़ी नर्वसनेस वो होनी अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है, और तभी वो आपको कंसंट्रेशन के लिए चारों तरफ के रास्ते बंद करके फिर आप अपनी तरफ आ जाते हो, और कंसंट्रेशन के लिए वो इतनी खूबसूरत चीज है। तो अगर नहीं होती है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो। बहुत सही बात होते की हो। सर आपने। और आपने इतने बिल्कुल। सारे बॉलीवुड में इतने सारे कलाकारों के साथ काम किए हैं, तो आपके सबसे फेवरेट कलाकार कौन से हैं? मुझे मतलब बच्चन साहब के साथ एक फिल्म की थी मैंने, आंखें। हाँ। मुझे बहुत बहुत मजा आया उसमें, और मतलब मैं उनके ऑरा में ही हो गया था कि मैं अपना काम क्या कर रहा हूँ मुझे को पता नहीं चला, पता नहीं है। इतना। और बच्चन साहब का, सो ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनर, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट पर्सनालिटी आई हैव एवर वर्क विद। बाकी तो कई दोस्त हैं, सारे ही लोग अच्छा काम करते अच्छा हैं, काम करते हैं। इसीलिए सारे ही अच्छा काम करते हैं, जी जी। सारे तभी। नहीं तो आप अच्छे नहीं है तो कहाँ से टिकेंगे आप, काम नहीं, आपको काम नहीं मिलेगा जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब तक। आज के जो नए सितारे हैं, उनमें आप किसको बेहतरीन मानते हैं, जो आज के जो न्यू एक्टर्स हैं? अ, देखिए, मुझे सभी अच्छे लगते हैं, सभी एंटरटेन करते हैं, लेकिन जो पात्र अभिनय करता है ना, जो कैरेक्टर अभिनय करता है ना, हम्म। वो मुझे बहुत पसंद है। जी जी। जो एक्टर अभिनय करता है वो मुझे वो अटैच नहीं, वो डिटैच करता है मुझे। लेकिन जो जो कैरेक्टर को अच्छा सा प्ले कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल परेश रावल, फॉर जी एग्जाम्पल, ओके, वो या संजय मिश्र, यू नो, ये लोग कैरेक्टर जब प्ले करते हैं तो आपको जोड़ देते हैं उस जी। पात्र के साथ। और जो एक्टर प्ले करते हैं, जुड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है टाइम मुझे, लगता है। और मेरे को एक्सेप्ट कर टाइम लगता है एक्सेप्ट करने के लिए, फिर धीरे धीरे मैं भी उनके साथ जुड़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे पूरा देखना है और कैसा है वो भी पता लगाना है, तो जुड़ जाता हूँ। लेकिन आई थिंक जो एक्टर कैरेक्टर प्ले करता है ना, हम्म। भाई अमिताभ बच्चन भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, जी। है ना। वो एक्टर प्ले, कि वो उससे उबर चुके हैं, वो निकल चुके हैं उससे, निकल चुके हैं। और वो हर काम को एक कैरेक्टर कैरेक्टर की तरह शुरू। तो मुझे लगता है कि एनी एक्टर हु प्लेस कैरेक्टर, कैरेक्टर। आई लव इट, आई मीन आई जी। उनके साथ जुड़ जाता कि आपने तो सारे ज्यादातर कैरेक्टर रोल ही किए हैं, तो मैं आपसे ये हूँ। पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा आपका ड्रीम है कि जो रोल आपने आज तक नहीं किया हो, आप करना चाहते हो? क्या हुआ, मैं, मेरी पर्सनालिटी और मेरा जो ऑरा है वो सब, सबको लगता है कि ये नेगेटिव एक्टर है, जी। नेगेटिव देने चाहिए इसको। हाँ। लेकिन मेरा जो आज भी, अभी कई चीजें मैं छोड़ भी रहा हूं, मुझे पॉजिटिव रोल चाहिए। जी। आई वुड लव, क्योंकि मैं अंदर से नेगेटिव नहीं, बिल्कुल। अंदर से मैं बहुत पॉजिटिव आदमी, जी और बाहर मेरा नेगेटिव कैरेक्टर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो मैं अपने अंदर वाले एक्टर को बाहर दिखाना चाहता हूं, और वो पॉजिटिव कैरेक्टर ही मुझे आज, इतनी इच्छा है कि मैं कोई ऐसा पॉजिटिव कैरेक्टर मुझे मिले जो मेरे अंदर का व्यक्तित्व जो है जी। वो दिखा सके, वो सामने आ सके। तो वो इंतजार है अभी कि कोई कोई पॉजिटिव कैरेक्टर मुझे मिल जाए जी करने जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि अगर जहाँ चाह है वहां राह है, और अगर को। सपने हैं तो वो जरूर पूरे होंगे। आपने इतनी लंबी जर्नी की है और अभी तक धीरे धीरे सब कुछ ही मिला है, तो वो भी जरूर मिलेगा। एक बहुत मेरा मन है, और मैं इस तरह का कैंपेन भी कर रहा हूं, और जी
शायद आने वाली जनरेशन के लिए ये बात सटीक हो, अच्छी भी रहो, पता नहीं, मुझे अभी तक उसका मंथन चल रहा है। वो ये है कि जिस तरह एक डॉक्टर, बच्चा अपना, आपका पेरेंट्स हैं, उनका बच्चा एक डॉक्टर बनने के लिए जाता है तो बड़े खुश और बड़े, कभी तो पहली क्लास जाता है तो उसकी आरती उतार के भेजते हैं, तिलक लगाते हैं, या कहीं बाहर बाहर शहर में जा रहा है तो, है ना, मेरा बेटे का एडमिशन हो गया मेडिकल में, ओ हो, तो पूरे शहर को मिठाई वगैरह, मिठाई बांटते। दूसरा इंजीनियर बन जाए, वो भी ऐसा ही हो जाता है, आईटी का हो या कुछ भी हो। मेरा मन है किसी दिन जो भी बच्चा कलाकार बनने निकले उसकी भी आरती उतारे पेरेंट्स, कहे कि बेटा जा, हमारा पूरा सपोर्ट है तुझे, तू जा और बन कलाकार। भाई हमारी विधा को क्यों इस तरह से एक इलेजिटिमेट तरीके से ले रखा है इन लोगों ने? मुझे लगता है कि ये अगर हमारे देश में लोग, शायद दुनिया की दूसरे कंट्रीज में तो शायद हो सकता है कि बन कलाकार ऐसा होगा, लेकिन हमारे यहां, हमारे देश में शायद ना के बराबर है कि पेरेंट्स जो है, 1% पेरेंट्स होंगे जो सच में सपोर्ट करते हैं, मेरे जैसे पेरेंट्स हैं, आप जैसे पेरेंट्स होंगे, या आप जैसे भाई बहन होंगे, वो करते होंगे, लेकिन हमारे देश में बहुत कम पेरेंट्स है जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, और इस तरह से सपोर्ट, ये कहे कि जा बेटा एक्टर बन जा, जाके जा बन कलाकार, किसी के पेरेंट्स कहते नहीं। अब आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि अगर मैं टेलीविजन पे काम कर रहा हूं जी, कर रही है, या कोई और किसी का बच्चा नाटक कर रहा है या डांस कर रहा है या गा रहा है जी, सारों लाखों लोग टेलीविजन के सामने बैठ के एंटरटेन हो रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपका बच्चा ऐसा नाचेगा और करेगा, नहीं नहीं, अरे हमारा बच्चा नहीं जाएगा इस फील्ड के अंदर। तो इन पेरेंट्स को कोई अधिकार नहीं है कि वो दूसरों के बच्चे को नाचते हुए देख के एंटरटेन। बिल्कुल, कितना मतलब हिपोक्रेसी का मतलब पीक है ये, बिल्कुल हिपोक्रेसी हमारे यहाँ कि ऐसा। तो मेरा मन है कि चाहे 5% भी पेरेंट्स ऐसे मिल जाएं इस देश में जो कहे कि नहीं नहीं बच्चे कलाकार। इसका कारण मैं इसलिए सोच भी सकता हूं कि जब मैंने अपना काम शुरू किया था, थिएटर शुरू किया था या एक्टिंग शुरू की थी या इस विधा में आया था, तो मैंने अपने परिवार को आहत तो बहुत किया होगा जी, वो लोग परेशान बहुत रहे हैं और मुझे मालूम है रहे हैं। उस समय माना तो और भी रूढ़िवादी था जब आप इस फिल्म लाई आज, लेकिन तो आज भी मेरे साथ वो गिल्ट साथ चलता है जी, वो याद आती है 40 साल पहले 45 साल पहले की बातें याद आती है, और वो गिल्ट, अगर उन्होंने उस समय मेरे को सपोर्ट किया होता, वो मेरा जो गिल्ट है ना हल्का सा, वो आज नहीं। तो हर बच्चा जो मुंबई में स्ट्रगल करने आता है या कोई और भी का, वो उसके साथ गिल्ट लगा रहता है कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ रहा है, या पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या पेरेंट्स नहीं चाहते हुए भी मैं निकल के आ गया। तो थोड़ा हम उस बात को तवज्जो दें, थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करें, कुछ लोग मिलके बातें करें कि लेट्स हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग, द पेरेंट्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन। भाई उस आज भी सुबह सवेरे एक हमारे मित्र हैं उदयपुर में ही, उन्होंने कहा मेरे बच्चे इतना कुछ है, वो गाता भी है, बहुत अच्छा कलाकार है। तो मैंने कहा अब आपका जो भय है उसे छोड़िए, उसे छोड़ दीजिए, निकालिए और बच्चे को भेज दीजिए, वो जो करना चाहता है करने दीजिए। क्या होगा, फेल्योर ही तो है, बिल्कुल सक्सेस होती है, फेल्योर ही तो है ना, या हाँ, दो ही तो चीज होती है। आप उसे बिना डरे, बिना उस, जब तक कूदेगा नहीं तो तैरना कैसे आएगा। तो अंजू जी मैं चाहता हूं कि इस तरह की मेरी इच्छा है कि हर पेरेंट जो है बहुत पॉजिटिव हो जाए, और हमारी लाइन को बुरा कहने वाले एक बार एक तरफ हट जाए हमारी लाइन, और उतना ही बड़ा ग्लैमर है हमारी लाइन का,
उतना ही बड़ा फॉलोवरशिप है जी हमारी लाइन। और दूसरी तरफ इतनी बड़ी, मतलब आज भी हमारे छोटे शहरों में चले जाएं और वो, अरे नहीं नहीं इस फील्ड, ये तो बहुत अच्छा बुरा फील्ड है, अच्छा फील्ड नहीं। तो जी, हाँ, ये हिपोक्रेसी। बात तो आपने सही कही कि थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी फिल्म लाइन में भेजने से लोग डरते हैं अपने बच्चों को। उन्हें लगता है कि एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक्सप्लॉयटेशन कहाँ नहीं होता है, लेकिन आपको पॉजिटिव वे में भी सोचना चाहिए कि ये चीज तो हर फील्ड में होती है। हर फील्ड में होता है, हर यहाँ फील्ड हमारे में। दिख जाता नहीं, जी दूसरे फील्ड दिखता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा फील्ड ऐसा है कि दिख जाता है, मैगजीन हाँ, छाप देती हैं छाप या, देते हैं। और छापने वाले भी तो चटकारे लेके छापते हैं ना, बड़े हाँ, मजे लेके छापते है ना, क्योंकि वो पढ़ेगा ही नहीं सामने वाला अगर उनको मजा नहीं आएगा उसके अंदर इंटरेस्टिंग तो। चीजें नहीं पढ़ने मिलेगी या सुनने मिलेगी। मीडिया लाइन ही कुछ ऐसी है। कुछ गुजरने वाली चीजें नहीं होंगी तो मजा ही नहीं आएगा उनको पढ़ने का या बिल्कुल सही देखने का। कहा। लेकिन मुझे तो लगता यही, है आपका ये संदेश, ये इंटरव्यू जो लोग देखेंगे, वो उनकी धारणा मुझे लगता है जरूर कुछ बदलेगी, ये सुन हाँ, मैं तो कहता हूँ शुरुआत तो करें, बिल्कुल। इतना बहुत है, बहुत है। अब आगे कहां तक पहुंचता है उससे मेरे को कोई लेना नहीं, लेकिन इनिशिएट करना बहुत जरूरी। हम आप दो चार लोग और मिल जाएं तो एक इनिशिएशन शुरू हो जाए, बातचीत ही शुरू हो जाए। चलिए करें नहीं, दूसरी हाँ, बात है, बातचीत तो कॉस्मोस में वो बात भी तो रहेगी ना, कम से कम बिल्कुल वो बात भी, कुछ तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। सर, मैंने कुछ पढ़ा था आपके बारे में कि जो आप थिएटर में जो आपने इतने नाटकों में काम किया, शायद होरी, आधे अधूरे, बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिनमें आपने अभिनय किया है। तो आपने कुछ थिएटर के बारे में कुछ कहा था कभी मीडिया पे कि मतलब थिएटर को 50-60 साल यूं ही नहीं ढोया जा सकता, उसमें कुछ नयापन होना चाहिए, और पुराने नाटक जो हैं उनके मूल संदेश को आज के साथ प्रासंगिक करके उन्हें अगर प्रेजेंट किया जाए तो दर्शक देखने आते हैं। आप। बिल्कुल, जी। बहुत आप। सही ये बात पढ़ा आपने। जी मेरा ये सोचना है कि हमारा एक थिएटर का एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, यू नो, जी जो हर बात को इंटेलेक्चुअलाइज करता है, मतलब सहज होने से ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेसीज पैदा करता है, अपने विचारों को इस तरह से पेश करता है कि मैं एस्टेब्लिश हो जाऊं, बाकी इसका असर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। हम्म। इस तरह के एक तबके को हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत अच्छी बात ये कि आज हमारा थिएटर या हमारा फील्ड एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, जी और वो ट्रांजिशन ऐसा है कि उसे फेल्यूर नहीं कहा जा सकता। लोग कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ा रहा है थिएटर, कुछ जीवित ही हम्म, नहीं है, नई स्क्रिप्ट नहीं आ रही है, ये सब ढकोसले हैं, ये मैं नहीं मानता। जी हर डिकेड में, हर फेज में जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है और जी अच्छे के लिए ही होता होता है है। है ना, और उसे मान लेना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो, बहुत क्रिटिसिज्म अगर शुरू होता है तो आप सुबह से शाम तक बात कर सकते हो, जी और अगर सच नहीं है तो एक सेंटेंस में खत्म हो जाए। तो सत्य बोले और जुगाली ना जी करें, ठीक है सही कहा। ना। मुझे लगता है कि आज इस फेज से गुजर रहा है हमारा थिएटर, उसमें जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। हाँ, एक बात है कि हमें ऑडियंस को फिर से बुलाना पड़े, जी ऑडियंस चीट फील नहीं करे, दे डोंट फील चीटेड व्हेन दे कम टू वॉच समथिंग, वो उनके मन का होना चाहिए। बिल्कुल। और वो होता है, हमारी ऑडियंस एक नाटक देखने आएगी, दूसरा देखने आएगी, तीसरा देखने आएगी, और वो लगता है उसे अच्छा है, इससे भी बेहतर हो सकता है, जी लेकिन पांचवें छठे सातवें के साथ उनके साथ न्याय नहीं होता, ऐसा कुछ परोस दिया जाता है जो उन्हें बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, और वो कहते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत करके टिकट खरीदा या जो भी करके जी 2 घंटे का प्लानिंग किया, हमने सैटरडे का प्लानिंग किया, संडे का प्लानिंग किया, थिएटर देखने का प्लानिंग किया, जी और आप देखिए मिल क्या रहा है, कुछ नहीं। जी तो हमें उस तबके को हटाना पड़ेगा
जो खुजली मिटाने के लिए थिएटर कर रहा है, जी उस तबके को थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं मना नहीं कर सकता, जो अपना काम कर रहा है करेगा, और मैं ये थोड़ी कह सकता कि जो थिएटर कर रहा है उसको, वो जो इस तरह का थिएटर कर रहा है उसे हटा दिया जाए, नहीं, वो भी है, वो भी रहेगा। उसका एक ही तोड़ है कि जो अब अच्छा या बुरा या कौन सा भी काम कर रहा है, उससे दो, अब जैसे कहते हैं ना कि हम एक लाइन के ऊपर लंबी लाइन खींच दें जी तो लाइन लंबी हो जाएगी। जी तो हमें भी यही लगा कि एक अच्छा काम दिखाते रहना पड़ेगा, और इस समय पॉपुलिस्ट थिएटर करना चाहिए, एंटरटेनिंग थिएटर करना चाहिए, जी और वो भी आर्टिस्टिक एंटरटेनमेंट हो, फूहड़ ना हो। फूहड़ नहीं। आर्टिस्टिक फूहड़ ना हो, बिल्कुल ना हो, आर्टिस्टिक एंटरटेनमेंट हो। लेकिन क्योंकि हम लोग एक्सपोज हैं टेलीविजन फिल्म से इतना ज्यादा कि हम कंपेयर करने लगते हैं थिएटर को भी। हाँ आज की ऑडियंस थिएटर को भी कंपेयर करती है कि हमें उस तरह की चीजें कुछ चाहिए, उस तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए। क्यों ना हम थोड़ा सा उन्हें उस तरफ भी जोड़ सकते हैं, जी यू नो। ऐसा इंटेलेक्चुअल थिएटर भी ना दिखाएं कि ना करने वाले को समझ है, ना करने देखने वाले को समझ। वो कहीं किसी किसी मतलब हमारे सिर के ऊपर से कहीं से चला जाता है, और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने ऐसा थिएटर किया है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आया। माफ करना, जी जी ऐसा जी नहीं मुझे थिएटर करें कि जो जी से हमारी एक कॉमन ऑडियंस जुड़ती रहे, एक अच्छी ऑडियंस बनती रहे, जी लोग आए, अप्रिशिएट करें, जो कि दुनिया के कई कंट्रीज में होता है, जो थिएटर का इंतजार करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस का इंतजार करते हैं, और बड़े शौक से चले आते हैं, क्योंकि उन्हें उतना ही मिलता है जो सोच के आते हैं। हमें जी भी हमारे देश के उस तरह के थिएटर का एक अच्छा जिसे कहते हैं कि हम एक बहुत स्टैंडर्ड का थिएटर, एक आर्टिस्टिक एंटरटेनमेंट वाला जी थिएटर एक बार ऑडियंस बन जाती है, उसके बाद उन्हें कहे कि हम एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, तो वो भी आप देखें, तो वो देखेंगे जरूर। देखेंगे। मेन उन्हें कन्विंस करने की ही बात है कि जो उन्हें चाहिए वो सारे एलिमेंट्स अगर हम देते हैं उनको, बिल्कुल तो वो बिल्कुल सही, बिल्कुल आएंगे और थिएटर भी उतने ही शौक से देखेंगे जैसे वो फिल्में देखते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात है। तो जी वो होना चाहिए, वो उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्या कि रेट रेस में तो हम सब चले चलते हैं, लेकिन जी मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरनाइट झंडा लेके खड़े हो जाओ, रिफॉर्म कर लोगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिफॉर्म किया जा सकता है। हर डिकेड में हुआ होगा, धीरे धीरे चेंजेस आए होंगे, नई नई चीजें हुई होंगी, और ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत ही खराब काम किया है या बहुत बुरा काम जी हुआ है। आज 50 साल या 100 साल या 200 साल के थिएटर के ऊपर ही तो आज हमारी जर्नी शुरू हुई है, वहीं बिल्कुल से शुरू होती है कि जर्नी वहीं से शुरू होती है ना। तो जी ऊपर तो खड़ा हुआ है, वहां पे हमारा बेस बहुत स्ट्रांग है। जी और एक बात और मुझे कहीं सोचते सोचते लगती है कि हमें फोक थिएटर की तरफ फिर जाना चाहिए। जी हमें हमारा हमारा एक्टर जो है उसे फिर से सहज बनना चाहिए। फोक थिएटर जो सहजता देता है, जी जो एक प्योरिटी देता है, एक बहुत ज्यादा एक दिल से जो काम करने वाली बात होती है, वो जो देता है, अपनी संस्कृति से भी जोड़ते हैं सर फोक थिएटर। अपनी जी संस्कृति से जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि फोक थिएटर वापस से नए आयाम के साथ है, जी नोवेल्टी के साथ फोक थिएटर की तरफ हमें जाना चाहिए, और वो बेस लेके फिर वापस से खड़ा होना चाहिए। तो वो रेफरेंस ना रह जाए, जी उसको हम अपनाएं, जी अपना के, और मुझे लगता है कि वो बहुत काम आए, बहुत कारगर सिद्ध होगा। जी अभी कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर ही यहाँ नेपाल में एक जगह है चितवन, मतलब वहाँ का एक कल्चरल प्रोग्राम होता है। हम्म तो वो शाम को होता है 7 बजे, 6:30 7 बजे होता है। लेकिन जब हम वहां गए और उन लोगों का जो कार्यक्रम देखा, वो उनके हम्म जो नृत्य देखे, जो संथाली और हम्म, बुद्धिस्ट लोग हैं, इतना सुंदर नृत्य कि मतलब उन्हें, मुझे लगता है कि उन्हें फिल्मों में आना चाहिए। मतलब ओ आई वॉज सरप्राइज कि इतना अच्छा ये लोग डांस करते हैं। इन लोगों को
मौका मिलना चाहिए और बड़े मंच पर, इतने अच्छे कलाकार। है ना, बिल्कुल। जी वही तो, वो folk वो संस्कारों से जुड़े हुए लोग हैं ना, जी उनके ब्लड के अंदर वो चीज है, और उनको परफॉर्म करने में तो इतनी आसानी होती है परफॉर्म करने में। हम लोग जो तैयारियां करके परफॉर्म करते हैं वो आसानी से कर जाते हैं, हाँ वो सहजता से करते हैं। तो वही सही। मुझे लगता है कि मुझे वापस से एक यही कारण है कि जी मैं चिल्ड्रन फोक करना चाह रहा हूँ, चिल्ड्रंस फोक अच्छा थिएटर फेस्टिवल जो है ना, ये कारण वही है कि उन बच्चों के अंदर भी आप 15 साल के उम्र तक के बच्चों को बुलाएं बाहर से और उनको एक्सपोजर। जी आज हमारे राजस्थान में मंगनियार है या लंगाज हैं, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या परफॉर्म करते हैं, क्या डांस करते हैं, क्या खड़तल बजाते हैं, क्या गाते हाँ हैं। गॉड, आप मतलब अद्भुत। तो क्या, अद्भुत हाँ, और उनको क्या मौका नहीं मिलना चाहिए? उनको मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। उनको हम, अगर हम मॉडर्न मॉडर्न इंडियन ड्रामा या वेस्टर्न ड्रामा के साथ उन बच्चों को भी जोड़ लेते हैं, हाँ तो मुझे लगता है कि एक नया ही खूबसूरत थिएटर खड़ा हो सकता है खड़ा हो आराम सकता से। है बिल्कुल। खूबसूरत कला के प्रति, मतलब एक्टिंग की एक नई क्लास, नई चीज पैदा हो सकती जी है, जो कि मुझे लगता है कि हमें अमलगमेशन होना चाहिए, जुड़ यस जाना चाहिए, फोक और मॉडर्न ड्रामा को जोड़ देना जी चाहिए। ये खाली उसके नाम से नहीं कि मैंने फ्यूजन किया, हाँ मैंने वो किया, ये बड़े बड़े नाम लेके फ्यूजन और का भी नाम देते हैं लोग। नाम दे, वो उससे अपने अपनी दुकान चलाते हैं, वो अलग बात है। मुझे नहीं होना चाहिए। जी होना चाहिए इसे सचमुच के साथ जोड़ लेना चाहिए, है ना। और ये भी नहीं करना चाहिए कि अरे देखा, हमने फोक थिएटर वालों को बुलाया था, बेचारों को गरीब है वो तो बेचारे, हमने मौका दिया, वो भी नहीं करना। उनको उतनी इज्जत देनी चाहिए जितना हमें मिलनी चाहिए, हमें मिलती है उतना जी ही, और उनको सच में हमारे जैसा ही मान के और साथ जोड़ लेना चाहिए। जी सर, बहुत अच्छा। उन्हें मेहनताना जो उन्हें मिलता है एक दिन का बहुत कम मिलता है, क्योंकि मैंने बात की थी एक दो लोगों से वहां पे प्रोग्राम के बाद, तो वो लोग गांव से आते हैं रोज रिहर्सल करने के लिए। गांव से तो शहर आने में थोड़ा समय भी लगता है, और हर रोज आते हैं और उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, और वो इतना अच्छा काम करते हैं, तो इन्हें भी उनको वो रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती वो जिस तरह की रेस्पेक्ट नहीं रेस्पेक्ट। मिलती है। वो ऐसे वहां मैंने देखा सर, इतने फॉरेनर्स भरे हुए थे वहां पे, हम इंडियन से भी ज्यादा। जी 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 और जी। हाँ, और वो लोग बहुत प्रेज कर रहे थे, देख रहे थे प्रोग्राम, तालियां बजा रहे थे, किसी ने अपनी पश्मीना शॉल उतार के दे दी, किसी ने डॉलर दे दिया। हाँ हमने देखा वहां पे सर, तो क्योंकि उनका कार्यक्रम ही कुछ ऐसा था, बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे भी, तो मुझे लगा इन्हें बड़ा मंच मिलना चाहिए, इन्हें एक्सपोजर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बहुत सही कह रही है। मैं भी वही चाहता हूँ। मैंने भी इसलिए चिल्ड्रंस थिएटर फेस्टिवल में करना चाहूंगा, और वो भी जी फोक थिएटर, वो भी फोक थिएटर फेस्टिवल। और वो मेरा एक सपना है, इस साल के अंदर अंदर मैं कर जी जाऊंगा। और बिल्कुल, नेपाल, हमारी भी शुभकामनाएं हैं, आप जो ये शुभ कार्य करना चाह रहे हैं ये शुरू हो और नेपाल आपको इसमें बहुत सफलता मिले सर। आप भी आइए, नेपाल का ग्रुप कोई लेके आए तो हम उसको बुलाऊंगा मैं। और आप भी, अगर आप कोई मिले वहां पे तो मुझे हाँ कनेक्ट करवाइए। जी जरूर सर, बिल्कुल। मुझे वर्षों बहुत पहले जी सर 70 आया था नेपाल, उसके बाद नेपाल कभी नहीं आया। मेरा अच्छा, मन है कि आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम सर, जरूर आइए। और हाँ, और अब 70s का और अभी 2000 का 21वीं सदी का नेपाल बिल्कुल अलग है पहले से, हाँ, पता है। काफी अलग है। और अपनी फैमिली को भी लेके आइए सर घूमने के जरूर लिए। जरूर चलिए, आइए। फैमिली से याद आया तो कुछ आपकी फैमिली के बारे में भी बात कर लेते हैं सर, कि आपके परिवार हाँ, में कौन कौन है। मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है। अच्छा, मेरी पत्नी कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। ओ उनका नाम माला डे। मालाडी, मैंने अ, सुना है नाम। जी 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 जी, वो रुदाली जी फिल्म का नेशनल अवार्ड उन्हीं को मिला हुआ था। उसके बाद कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। तमस कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, जी वो बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा नाम है, यस बहुत अच्छा काम की है। अभी लेटेस्ट उनकी फिल्म थी यशपाल शर्मा वाली, लक्ष्मी, दादा लक्ष्मी।
दादा लक्ष्मी। वो उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइन पूरी उन्हीं की थी। जी गौरू नाम की एक फिल्म आई थी अभी, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी वालों की, जी भी उन्हीं की डिजाइन थी, और तमस भी उन्हीं की डिजाइन है, और काफी इंटरनेशनल फिल्में भी की है। तो मेरी जी। पत्नी है, मेरे से भी सहज है, मेरे से भी सिंपल है, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो इतनी बड़ा बड़ा नाम है, इतनी बड़ी कॉस्ट्यूम डिजाइन है। तो बहुत ही गृहिणी है, बहुत ही कहते हैं कि खुद का ख्याल ही नहीं रखेगी कि दूसरों की डिजाइन का। जी। मेरा बेटा है, हम्म। मीडिया से जुड़, जी और कनाडा में रहता है। जी मेरी बहू भी कनाडा में रहती है। तो बस हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं पूरे यार। परिवार में। जी। और एक हमारी डॉग है छोटी सी, जिसका अच्छा। नाम है डोरी। डोरी, वेरी डोरी, स्वीट नेम। डोरी हमारी जिंदगी है, डोरी हमारी बिटिया है। बिल्कुल। बस 4-5 लोग हैं, तो कनाडा में रहते हैं, 3 यहाँ रहते हैं। जी। बस ये परिवार, क्या, बाकी सारा परिवार जयपुर में रहता है। क्योंकि मैं भी राजस्थान से बिलोंग करती हूँ सर वैसे। अ, जी अरे ये खबर आपने पहले नहीं दी मुझे। जी जी जी। मैं भी राजस्थानी मारवाड़ी ही हूँ मैं, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग जितनी भी एजुकेशन सब कोलकाता में हुई, क्योंकि फैमिली वहीं हाँ? रहती है। हाँ, और आफ्टर ओ, मैरिज में यहाँ आ गई, नेपाल। काठमांडू। इसलिए अज्जू भाई को जानती हैं आप। हाँ, अजय जी जो है वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, कोलकाता में ही हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं। हमारे ग्रुप के पिलर हैं वो, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा व्यक्ति, और उन्हें जो डिजर्व करते हैं उससे अभी पूरा नहीं मिला है, जो वॉट एवर ही डिजर्व्स, बहुत बहुत डिजर्व करता है वो। मिलेगा, क्योंकि बहुत ये जल्दी जीवन मिलेगा। की यात्रा है, जरूर मिलेगा। मैं तो संघर्ष भी नहीं कहती इसे, कहती हूँ इस सब प्रोसेस आगे बढ़ने है का। ना? बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, वेरी नाइस, जी वंडरफुल, सर। एंड वी कीप इन टच। आप श्योर। मुंबई आए, आ जाइए हमारे यहाँ, बिल्कुल लोग बिल्कुल मिलेंगे। सर, थैंक यू सो मच। आपने ये कहा, जब कभी अवसर मिला से तो जरूर आऊंगी और जरूर मिलूंगी आपसे, आपके परिवार से जरूर मिलूंगी। आप आइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई में तो जब होती, आप आ जाइए हमारे यहाँ, रुके श्योर सर। कितने 4 दिन की मेहमान रहेंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। तो सर, आपके साथ आज बहुत मजा आया आपसे बात करके। यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, और आपने अपने इतने सारे अनुभव हमसे शेयर किए हमारे व्यूअर्स के साथ। तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जाते जाते अपना कोई मैसेज, या कोई, आप कविताएं भी बोलते हैं तो कुछ वैसा सुना दीजिए। हमारे एक गुरु हैं, उनकी कविता है कि अ, मैंने नहीं कल ने बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है, खामोशियों की छतें आबनूसी, किवाड़े घरों पर, आदमी अजनबी आदमी के लिए तुम्हें मन खोल कर मिलने बुलाया है, वाह। मैंने नहीं मिलने बुलाया है। जिन्हें कल ने बुलाया। बहुत खूबसूरत रचना, बहुत ही खूबसूरत, वेरी मीनिंगफुल। आदमी आदमी में दीवार है, तुम्हें जी छेनी देकर बुलाया, मैंने नहीं कल ने बुलाया। जी सर। बल्ब रोशनी शेड में बंद है, सिर्फ परछाई उतरती है बड़े फुटपाथ पर, जिंदगी की जिल्द के ऐसे सफेदों पन्ने, जिंदगी की जिल्द के ऐसे सफेदों पढ़ लिए, तुम्हें अगला सफा पढ़ने बुलाया, वाह। मैंने नहीं कल ने बुलाया है। नमस्कार, थैंक यू सो नाइस, वंडरफुल, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। अंजू, जी, बाय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना समय दिया हमारे चैनल पे, और बहुत प्लेजर, खूबसूरत अनुभव शेयर किए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, जी। थैंक यू सो मच, टाटा, तो बाय बाय, चलिए, बाय बाय। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही 360 बहुत जल्द, डिग्री में, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।